नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा के समान है, गुरु विष्णु यानी संरक्षक के समान हैं, गुरु प्रभु महेश्वर यानी विनाशक के समान हैं, गुरु सच्चे हैं, आंखों के समक्ष हैं, सर्वोच्च ब्रह्म हैं। उस एकमात्र सच्चे गुरु को मैं नमन करता हूं। दुनिया के उन सभी मार्गदर्शक, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले गुरुजनों को खबर फास्ट परिवार की तरफ से प्रणाम। आज 5 सितंबर है। देश भर में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। टीचर्स डे को भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के मौके पर मनाया जाता है। इस दिन छात्र शिक्षकों के प्रति प्यार और सम्मान अलग अलग तरीके से जाहिर करते हैं। शिक्षक दिवस पर विद्यार्थी अपने टीचर्स को इस खास दिन की बधाई देते हैं, लेकिन इस बार कोरोना काल ने लगभग सभी आयोजनों को प्रभावित किया है। कोरोना का असर शिक्षक दिवस पर भी पड़ा है। लगभग सभी आयोजन ऑनलाइन हो रहे हैं। कोरोना ने भी हमें एक सबक दिया है कि ऐसी परिस्थितियों में कैसे रहना है। हम शिक्षक दिवस मना तो रहे हैं, लेकिन आज के दिन शिक्षा का स्तर कैसा है, ये महत्वपूर्ण है। टीचर्स और बच्चों के बीच रिश्ते कैसे हैं, अभिभावक टीचर्स को किस नजर से देखते हैं, सरकार की कोशिशें शिक्षा को बेहतर करने में कितनी कारगर हैं, ये बहुत बड़े सवाल हैं। अगर इन सवालों का जवाब हमारे पास है तो शिक्षक दिवस का मनाया जाना कारगर है, और अगर इन सवालों के हमारे पास जवाब नहीं है, देश की आजादी के 73 साल के बाद भी अगर ये सवाल आज भी बने हुए हैं, तो फिर इस प्रकार के आयोजन कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हैं। आज इन्हीं सवालों का जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे हमारे खास कार्यक्रम में, क्योंकि आज 5 सितंबर है और शिक्षक दिवस आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। शिक्षक दिवस के मौके पर शिक्षक क्या कहते हैं, और ये भी कोशिश करेंगे कि सरकार इस दिन को लेकर क्या कहती है। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय पहले कराता हूं आपका। अनुराग धारीवाल हैं जो कि शिक्षाविद हैं। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत आपका खबर फास्ट पर। और योगेंद्र कुमार हैं, शिक्षक हैं हमारे साथ। आप दोनों को मेरा नमन प्रणाम। खबर फास्ट की तरफ से शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले अनुराग धारीवाल जी, आपसे जानेंगे शिक्षक दिवस की जो महत्ता है वो तभी कहीं ना कहीं अहम हो जाती है जब हम जो बदलाव लाना चाहते हैं आज की परिस्थितियों के लिहाज से वो बदलाव आ जाएं। लेकिन अब कोरोना का संकट चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन टीचर्स डे मनाया जा रहा है, तमाम तरह के आयोजन इस प्रकार से हो रहे हैं। तो कोरोना काल में ये शिक्षक दिवस आपको कैसा लगता है, इस पर आपकी राय क्या है? फिर जानेंगे आपसे कि जो बदलाव होने चाहिए वो कैसे आपको दिखते हैं। देखिए सर, जब कभी भी आपदा आती है, समस्या आती है, तो वो अपने साथ नए अवसर भी लेकर आती है जी। आपने अभी 3 महत्वपूर्ण बातें बताई अपने शुरुआत में कि ओम गुरुवे नमः, कि गुरु को नमस्कार। इसमें आगे हम चर्चा करेंगे कि गुरु क्या है, शिक्षक क्या है, अध्यापक क्या है, तीनों में क्या अंतर है, हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। यहाँ जो प्रश्न था, आपने प्रश्न ये उठाया था कि इस संक्रमण काल में आप इसको कैसे देखते हैं। संक्रमण काल का अभिप्राय ये है कि इसमें जो बच्चे हैं वो विद्यालयों में नहीं जा रहे हैं, जो अध्यापक है वो भी विद्यालयों में नहीं है। पर विद्यालय से मेरा अभिप्राय, विद्यालय की बिल्डिंग बंद है, स्कूल खुले हैं। स्कूल खुले से मेरा अभिप्राय है कि जो शिक्षण कार्य चल रहा है वो उसी प्रकार से चल रहा है, सिर्फ उसके तरीके बदल गए हैं। यदि हम आज से 1000 साल पहले की बात करें, तरीके कुछ और थे। 500 साल पहले की बात करें, तरीके कुछ और थे। यदि हम 20 साल पुरानी बात करें, तरीके कुछ और थे। तो समय के साथ साथ बदलाव चीज में आता है। तो अब जो वर्चुअल टीचिंग की हम बात कर रहे हैं, तो यदि ये संक्रमण काल ना आता तो भी वर्चुअल टीचिंग विदेशों में काफी समय से चल रही है। आप ऑनलाइन कोर्सेज की आप बात करते हैं, जब डिस्टेंस कोर्सेज की आप बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं वर्चुअल टीचिंग की बात करते हैं। हाँ, अब प्रतिशत बढ़ा है जी, अब प्रतिशत बढ़ा है उस तरीके से पढ़ने का, उस तरीके से सीखने का। टीचर डे का महत्व क्या है, कैसे है, मैं इस टीचर डे को थोड़ी और अलग तरीके से देखता हूँ
कि जब हम स्वतंत्रता दिवस की बात करते हैं, 15 अगस्त की बात करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि उसको रिव्यू करते हैं कि इतने सालों में क्या बदलाव आया, क्या आज भी गुलामी की रस्में हैं क्या? जी। तो उसी प्रकार जब हम टीचर डे की बात करते हैं, तो हमें भी अपने टीचर के लिए रिव्यू का समय है। टीचर रिव्यू करे अपने आप को, क्या आज भी हम उतने ही प्रासंगिक है या नहीं है? क्या वर्चुअल टीचिंग के दौर में टीचर हाशिए पर तो नहीं चला गया, या टीचर आज के दौर के हिसाब से बच्चों को शिक्षा दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा? तीसरी आपने बात बता दी अभिभावक की या समाज की। अभिभावक तीसरा जो अक्सर मुद्दा पढ़ते हैं कि आज के समय में अध्यापक का सम्मान नहीं रहा, आदर नहीं रहा, तो क्यों नहीं रहा? उसका भी रीजन है। जी। और सबसे महत्वपूर्ण जो आपने बताई विद्यार्थी के, तो मैं आपको इस परिप्रेक्ष्य में, बड़े परिप्रेक्ष्य में देखूं, तो आने वाला दौर ऐसा हो जैसे हमने कहीं पूंजीपति और मजदूरों का आपस में टकराव देखा था। तो यदि पूरे परिप्रेक्ष्य को मैं समझने की कोशिश करता हूं, तो आगे आने वाले समय में अध्यापक और विद्यार्थी के बीच में बड़ा टकराव संभव है। बिल्कुल, ये चिंता आपने जताई है कि आने वाले दिनों में ऐसा देखने को मिलेगा, क्योंकि उसकी जो भूमिका है वो अब तैयार होनी शुरू हो चुकी है। योगेंद्र कुमार जी, आपसे जानेंगे, आज हम जो शिक्षक दिवस मना रहे हैं इस संकट में, इस संक्रमण काल में, आसान नहीं है ऐसे हालात में कुछ भी आयोजन करना, लेकिन फिर भी बहुत सी जगहों पर हो रहा है। ऐसे शिक्षकों को भी सम्मानित किया जा रहा है जिन्होंने बेहतर काम किया है। लेकिन आज जो परिस्थितियां हैं वो आपको कैसी लगती हैं, खासकर इस दिवस के मौके पर? बाकी बातें भी आपसे करेंगे। आज के शिक्षक दिवस पर सभी शिक्षक भाइयों को नमन। आज के ये परिस्थिति में, कोरोना जैसे महामारी में, आज के शिक्षक दिवस के रूप में बहुत ही परिस्थिति में परिवर्तन लग रहा है, जिसमें पहले से हम लोग शिक्षक दिवस एक कार्यक्रम के रूप में मनाते थे। आज एक कार्यक्रम के रूप में केवल सामाजिक दूरी का पालन करते हुए मना रहे हैं, जिसमें बच्चों की उपस्थिति तो नगण्य है। बच्चे तो आ नहीं रहे हैं, केवल विद्यालय में ही शिक्षक दिवस के रूप में शिक्षक आपस में मिलकर के मना रहे हैं जी। और इस शिक्षक दिवस में दूसरे शिक्षक दिवस से बहुत भिन्न है। इसमें शिक्षक मतलब अलग से ऑनलाइन अगर क्लास भी चलाते हैं, तो इसमें ग्रामीण परिवेश में बहुत सारी परिस्थितियां भिन्न हैं, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में अधिकतर अभिभावकों के पास एंड्रॉइड फोन, मोबाइल जैसी सुविधाएं कम उपलब्ध हैं, जिससे अधिक से अधिक बच्चे ऑनलाइन क्लास में नहीं प्रतिभा कर पा रहे हैं। तो इससे ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को दिक्कतें आ रही हैं। हालांकि पहले से कुछ प्रतिशत तो बढ़ा है, लेकिन अभी उस स्थिति में नहीं पहुंचा है जिससे ऑनलाइन क्लास बहुत पूर्ण रूप से सफल कहा जा सके। बिल्कुल योगेंद्र जी, एक अनुराग जी ने एक बड़ी अहम बात कही कि ऑनलाइन क्लासेस का जो प्रक्रम है वो कुछ बड़े देश हैं, विकसित देश हैं, वहां बहुत पहले से चल रहा है, बहुत बेहतर तरीके से चल रहा है। हमारे देश में भी ये चल रहा है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा सुधार की गुंजाइश हमें नजर आती है। लेकिन आपसे मैं जानना चाहूं कि हम कहां पर पिछड़े हैं। पिछले 70-75 सालों की हम बात करें तो जिस व्यवस्था पर काम होना चाहिए था, जिस सिस्टम को सबसे ज्यादा काम की जरूरत थी, जिस सिस्टम को सबसे ज्यादा मजबूत करने की जरूरत थी, जिसकी नींव को इतना सुदृढ़ करने की जरूरत थी, और वही पूरे देश के विकास का आधार बनता, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो हमें अंधकार से प्रकाश में ले जा सकती है। वो गुरु है, वो शिक्षा है। कितना बदलाव देखा? जी शमशेर जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। शिक्षा ही ऐसा एक माध्यम है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सकता है, और शिक्षा ही हमें समाज में एक उचित स्थान दिला सकता है। रही बात सिस्टम में शुरुआत, हमारा देश बहुत आजादी के समय से बहुत पिछड़ा हुआ था। शिक्षा की व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ नहीं थी। हालांकि परिवर्तन बहुत हुए। मैं यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे विद्यालय और विद्यालय के साथ साथ कमरे के साथ साथ बैठक व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाओं को पूर्ण करते करते अब जाकर के कुछ स्थिति में सुधार हुआ है। अब ऐसा ही अगर किसी उत्तरोत्तर वृद्धि में चलती रही तो हमारे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था आगे आने वाले कुछ समय में ठीक हो सकती है। जी अनुराग धारीवाल जी, सबसे बड़ा सवाल तो यही है, जिस पर काम करना चाहिए था उस पर काम नहीं हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं है। और यही एक वजह है कि हर काम के लिए आज हमें उन बड़े देशों, उन पश्चिमी देशों की तरफ ताकना पड़ता है, उनको कहीं ना कहीं
हम ये सोचकर चलते हैं कि वहां से अगर हमें मदद मिलेगी तो हम थोड़े सक्षम हो जाएंगे टेक्निकली, चाहे कोई भी हथियार खरीदना हो, उसकी तकनीक हमें लेनी हो, बहुत अच्छा इलाज कराना हो, पढ़ाई का कोई नया कोई और प्रक्रम शुरू करना हो, कोई बड़ी इंडस्ट्री लगानी हो, सब कुछ मोटा मोटा मैं बात कर रहा हूं, हमें वहां देखना पड़ता है। जिस पर काम अगर हो जाता तो क्या आज हमें जरूरत पड़ती, क्योंकि हमारा देश वो जब जीरो दिया भारत ने तब दुनिया को गिनती आई, हम लोगों को गिनती सिखाने वाले हैं और आज हमें लोग सिखा रहे हैं। अनुराग धारीवाल जी। जी सर, बिल्कुल। आपने जो बात है, जब जीरो दिया भारत ने, आपने से गीत का इसमें आवाज दिया, तो समय के साथ सर मैं थोड़ी हिस्टोरिकल इससे थोड़ी बैकग्राउंड में जाना चाहूँ कि समय के साथ जो परिवर्तन आया, जो भारत इस संक्रमण दौर से गुजरा, आपने जो बात बताई वो भारत का गोल्डन पीरियड था, सुनहरा काल था। उस समय भारत में शिक्षा का एक अलग रूप था। शिक्षक वो होता था, गुरु वो होता, गुरु शब्द की इसमें व्याख्या गुरु, गु अंधेरा और रू जो अंधेरे से उजाले की तरफ लेके जाए बच्चे को। हम उस दौर में थे जब वास्तव में बच्चे के जो बंद फूल को शिक्षक खोल देता था। और पर एक संक्रमण, चाहे मुगलों का हमला हो, उसके बाद अंग्रेजों की वजह से रहा हो, और अंग्रेजों का जो इफेक्ट स्वतंत्र भारत के बाद जो भारतीय शिक्षा नीति पर आया, उसका इतना बुरा असर पड़ा कि आप महसूस करेंगे कि उस समय, अब कई बार देखिए, मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल देता हूँ कि कई बार अध्यापक या कोई समाज कहता है कि शिक्षक या विद्यार्थी हमारा आदर नहीं करते या समाज हमारा आदर नहीं करता, पर आदर वो चीज है कि जिसको जबरदस्ती करवाया नहीं जा सकता। मेरा अभिप्राय ये है कि ये बात उल्टी है। इस बात को इस अलग तरीके से समझे, जिसे हमें आदर देना चाहे, यानी अपने अंदर से आदर निकले, वो गुरु है। यानी कि इस बात को हम इस तरीके से समझेंगे कि शिक्षक जो तरीका। अनुराग धारीवाल जी, आप लोगों के पास भी मैं आऊंगा। योगेंद्र कुमार जी, आपसे जानना चाहूंगा मैं कि ये कितने बदलाव आ सकते हैं अगर स्कूल का प्रिंसिपल अपने तरीके से, बढ़िया तरीके से प्रबंध करता है, सब चीजों को मैनेज करता है, टीचर्स को मोटिवेट करता है, बच्चों के लिए आदर्श बनता है, तो कितने बदलाव आ जाते हैं, जैसे कि अब तक हम सुन रहे थे। जी शमशेर जी, अगर स्कूल का प्रिंसिपल अगर एक्टिव है और अपनी तरीके से शिक्षकों का मोटिवेशन और बच्चों का मोटिवेशन करता है, तो शिक्षकों के मन में भी जो उत्कंठा और हीन भावना जैसी प्रकृति आ जाती है, वो हेड मास्टर या प्रिंसिपल उसको दूर कर सकता है और शिक्षकों में उत्साह भर सकता है। और दूसरी बात, बच्चों में परिवर्तन, कहीं कहीं हेड टीचर्स या आदर्श दूसरा स्टाफ बच्चों को किसी प्रकार से हैरिस या दूसरे प्रकार से हैरिस करता है, तो उसमें अगर उसका पर्यवेक्षण करके, सुपरविजन करके उसको बच्चों को मोटिवेशन कर सकता है, इससे इनका हैरिस ना हो। दूसरी बात ये है, अगर प्रधानाध्यापक या हेड प्रिंसिपल स्कूल का अपने आप में स्वयं में अगर समय का पंचुअल है, अपने आप में एक्टिव है, तो उसको देख करके दूसरे शिक्षक और बच्चे अपने आप में ही एक्टिव हो जाते हैं कि हमारे विद्यालय के जो हेड मिस्ट्रेस हैं या हेड मास्टर हैं या प्रिंसिपल हैं, वो इतने एक्टिव हैं कि सुबह स्कूल से पहले जाना, स्कूल के बाद जाना, प्रत्येक बच्चे को ध्यान देना। तो इससे बहुत सारे परिवर्तन बच्चों में आ जाते हैं और बच्चे अपने आप ही शिक्षा की तरफ ध्यान देने लगते हैं। बिल्कुल, लीडरशिप का बड़ा महत्व है। जैसे योगेंद्र जी आप बता रहे हैं, लीडरशिप जितनी मजबूत होगी, जितनी बढ़िया होगी, वो देश है, राज्य है, स्कूल है, समाज है, गांव है, घर है, कोई भी क्यों ना है, अगर वो मजबूत है, एक आदर्श है, तो सबके लिए प्रेरणा का काम करता है। हमारे साथ मोनिका धीर हैं, करियर काउंसलर हैं, उनसे जानेंगे कि आज जो इस वक्त संकट चल रहा है, लेकिन शिक्षक दिवस हम सब मना रहे हैं, ऐसे में क्या उम्मीद की किरण उनको नजर आती है, कहां किरण नजर आती है? क्योंकि बात ये हो रही है कि जो आपातकाल है उसको अवसर में बदला जाए, कैसे हम बदल सकते हैं? मोनिका जी। जी नमस्कार शमशेर सिंह जी, खबर फास्ट के और आपके माध्यम से पहले तो मैं सभी अध्यापकों को हैप्पी टीचर्स डे कहना चाहूंगी। आज के दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद सभी को। मैं यहाँ पे आपकी चर्चा में लगातार जुड़ी हुई हूँ और मैं सुन रही थी कि बात हो रही थी कि हिंदुस्तान में जीरो का ज्ञान, एक नंबर का ज्ञान भी हिंदुस्तान की तरफ से आया और आज हम दूसरे देशों की तरफ देख रहे हैं। तो मैं यहाँ पे दो चीजें एक कहना चाहूंगी कि देखिए ऐसा है, जब तक अंग्रेज ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ इन्वेजन नहीं किए थे, उससे पहले हमारी जो शिक्षा नीति थी वो बहुत ही लिबरल थी और कोई मार्क्स को लेकर रेस नहीं रहती थी, कि नंबर की होड़ नहीं होती थी और बहुत ही ब्यूटीफुल एक एक्सपेरिमेंट होता था कि बच्चे जहाँ पर सिर्फ सीखने के लिए एक नए विजडम को कह दीजिए या एनलाइटनमेंट की तरफ जा रहे थे।
लेकिन जब अंग्रेजों को यहाँ पर क्लर्क्स की जरूरत पड़ी या इस तरह के लोगों ने चाहिए थे, तो उन्होंने शिक्षा नीति में इतना गहन परिवर्तन कर दिया कि हमारी एक जो सोच है वो बहुत ही संकीर्ण हो गई। और मुझे ऐसा लगता है कि जो नई शिक्षा नीति आई है, इससे मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि अब शायद शिक्षकों को बहुत ही ज्यादा एक्सपेरिमेंटल वे में और बहुत ही ज्यादा लिबरल तरीके से एजुकेट करने में उनको भी आनंद आएगा। क्योंकि एक सिलेबस के फोरम के साथ साथ मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी कि जब हम बड़े देशों की बात करते हैं और उनकी शिक्षा नीति की बात करते हैं, तो वहाँ पे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि उनके पास कोई भी जैसे हमारे हिंदुस्तान में क्या है कि यदि कोई बच्चा स्कूल में जाता है तो एक रेफरेंस बुक्स का एक पूरा एक सेट दे दिया जाता है उसे। तो उसकी एक सोच बहुत ज्यादा लिमिटेड हो जाती है कि एक ही राइटर को वो पढ़ रहा है और उसी ज्ञान को वो सीमित दायरे में ले रहा है। और बाहर के देशों में जहाँ जिन देशों की हम तारीफ करते हैं शिक्षा नीति की, वहाँ पे बच्चों को रेफरेंस बुक्स नहीं दिए जाते हैं। बच्चों को लाइब्रेरी में जाना और वहाँ पे अलग अलग शिक्षकों की लिखी हुई किताबें, राइटर्स की लिखी हुई किताबों को पढ़ के अपने ज्ञान को समूचा एक एक वाइड एक्सप्रेशन मिलता है बच्चों को। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि अगर ये नई शिक्षा नीति आने के बाद शिक्षकों को और विद्यार्थियों को दोनों को ही बहुत बड़ा एक एक एनलाइटमेंट की तरफ मैं कहूंगी या एक विजडम की तरफ कहूंगी कि ज्ञान सिर्फ कुछ नया सीखने की क्षमता के अंदर होना चाहिए। सिर्फ रेस एक हो कि मुझे स्कोर लेकर आना है, उसमें लेग पुलिंग करना और गलत माध्यमों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं बच्चे और टीचर्स, एक अलग तरह की होड़ हो जाती है। तो उससे मुझे लगता है कि एक अध्यापक को बचने का आने वाले समय में एक अच्छा मौका मिलने वाला है। आने वाले दिनों में जैसे नई शिक्षा नीति को लेकर आप बात कर रही हैं, ये जो हमारा सिलेबस की आपने चर्चा की, एक क्लास में 6th क्लास की, 7th क्लास की, 8th किसी भी क्लास की बात कर लें, सभी बच्चों को एक ही तरीके का सिलेबस पढ़ना पड़ता है। हो सकता है कि उसकी रुचि अलग चीजों को पढ़ने की हो, जैसे आप बात कर रही हैं, उसको अलग तरीके की चीज को समझने की जरूरत हो, उसका दिमाग किसी और में ज्यादा काम करता हो सकता है कि मैथ्स पढ़ने वाला बच्चा उसकी रुचि मैथ्स में ज्यादा हो, किसी की हो सकता है इतिहास में ज्यादा हो। तो जो काम जिस दिमाग से लेना चाहिए उस दिमाग के हिसाब से पढ़ाई होनी चाहिए, आप कहना चाहती हैं मोनिका जी? बिल्कुल, देखिए ऐसा है, ये बहुत ही पुरानी कहावत है। आप मछली को उड़ने के लिए कहें और फिर आप उससे उसकी क्षमता को नापें तो वो गलत हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि नई शिक्षा नीति के साथ साथ बीइंग अ करियर काउंसलर, जब हम बच्चों से बात करते हैं या उन्हें कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज बताते हैं, तो हम पहले ये देखते हैं कि बच्चे की हाई पोटेंशियल एरियाज क्या है, बच्चे के पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या हैं, उसके जो एप्टीट्यूड है या उसकी जो क्षमता है, स्किल्स है, उसके अकॉर्डिंगली उसके लिए करियर कौन सा अच्छा रहेगा। अगर हम इंजीनियर बनाने की होड़ में लग जाते हैं तो हम देखिए जितने भी साइंस का स्टूडेंट है या कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट है, उसे हम पहले देखते थे तो एक ही नजर से सभी बच्चों को देखते। लेकिन ह्यूमैनिटीज में किसी बच्चे का हो सकता है कि वो किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को लेकर उसका बहुत ज्यादा मतलब उसमें बहुत अच्छा शोध कर सकता हो वो बच्चा, लेकिन हम उसे एक लिमिट कर देते हैं कि आप हिस्ट्री पढ़िए या आप उसे ज्योग्राफी पढ़िए, और बच्चा करना चाहता है इंग्लिश या हिंदी भाषा के अंदर कुछ बड़ा करना चाहता है या फिर किसी रीजनल लैंग्वेज में बड़ा करना चाहता है। तो ये संकुचित सोच की मैं बात कर रही हूँ कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आएगी तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को और ज्यादा विजडम मिलेगा अपने ज्ञान को बढ़ाने का, और हर बच्चे की अपनी क्षमता के अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अनुसार उसे पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। बिल्कुल। योगेंद्र जी, आपसे मैं थोड़ा सा इस पर चर्चा करूंगा कि नई शिक्षा नीति को लेकर बात हो रही है, आपके मुताबिक कौन सी क्लास ऐसी हो जहां उसके बाद बच्चे की रुचि के मुताबिक पढ़ाई करवाया जाए? देखिए, कुछ तो बच्चे को बेसिक चीजों का ज्ञान होना ही चाहिए, लिखना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए, कैलकुलेशन भी करनी आनी चाहिए। कौन सी ऐसी क्लास जिसके बाद बच्चे के दिमाग के हिसाब से, उसकी रुचि के हिसाब से उसने क्या करना है वो खुद तय कर पाए? हालांकि ये टीचर तो बताएगा ही, अभिभावक भी तय करेंगे, लेकिन उम्र का और क्लास की आपसे बात करना चाहेंगे, कौन सी अवस्था ऐसी होनी चाहिए? वैसे हमारे देश में जो क्लास बच्चे का जो टर्निंग पॉइंट होता है, किशोरावस्था में होता है। तो बच्चे को बेसिकली जो चीजें जानने के लिए उसे क्लास 8 तक को उसको सामान्य बच्चों को सभी के साथ मतलब अध्ययन करना चाहिए। कक्षा 8 के बाद जो टर्निंग पॉइंट आता है उसमें बच्चे को देखना चाहिए किस बच्चा किस क्षेत्र में मोटिवेशन उसके रुचि ज्यादा है। अगर जिस क्षेत्र में रुचि ज्यादा है उस बच्चे को कैटेगराइज करके उसी क्षेत्र में भेजना ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि जिस क्षेत्र में, जिस सब्जेक्ट में, जिस विषय में, जिस क्षेत्र में बच्चे की रुचि ज्यादा होती है तो उसे पढ़ने में वो अपने आप को सरल महसूस करता है। और ये मेरी जानकारी
मेरी आई थिंक मतलब जो मेरा विचार है वो कक्षा 8 के बाद 9th और से बच्चे को कैटेगराइज करके और उसकी रुचि के अनुसार सब्जेक्ट या विषय या क्षेत्र में जाना चाहिए। बिल्कुल। एक छोटा सा सवाल मोनिका जी आपसे करूंगा कि ये कैटेगराइज तो हो जाएगा, लेकिन उसके हिसाब से रोजगार भी होना चाहिए। आपको क्या लगता है? थोड़ा जल्दी आप बताएं, वक्त बहुत कम है। ये चीज तो हो जाएंगे, लेकिन उसके हिसाब से हमें तैयारियां भी करनी पड़ेंगी। हम उसके लिए तैयार हैं क्या? शिक्षा नीति तो ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या देश में रोजगार हैं, तैयारियां हैं, ऐसा लगता है आपको अभी? देखिए, मुझे लगता है कि शिक्षा नीति ने सबसे ज्यादा जो संकीर्ण विचार हमारे मन में बनाया है वो नौकरी के लिए ही बनाया है। जब हम बात करते हैं वोकल फॉर लोकल की, तो आत्मनिर्भर भारत के अंदर हमें एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर जितना ज्यादा से ज्यादा हम जोर दे सकें और हर बच्चे को स्वरोजगार की तरफ यदि हम केंद्रित करें, तो मुझे लगता है कि बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट भी निकलेंगे। और जो छोटे छोटे जितने भी हमारे काम धंधे शुरू होंगे, उसके अंदर रोजगार के भी मौके बच्चों के लिए और बढ़ेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मोनिका धीर जी हमारे साथ बातचीत के लिए। शिक्षक दिवस के मौके पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र कुमार जी, और हमारे साथ अनुराग धारीवाल जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शिक्षक दिवस के इस मौके पर चर्चा ये अहम है कि आज हम कहां पर खड़े हैं। नई शिक्षा नीति को लेकर भी बात हो रही है, लेकिन वो कितनी कारगर होगी युवाओं के भविष्य को बेहतर बनाने में, उस पर जब वो शिक्षा नीति आ जाएगी, नया शिक्षा का सिस्टम लागू हो जाएगा, तब पता चलेगा। लेकिन एक सवाल जो हमेशा दिमाग में रहता है कि आजादी के 73 साल के बाद भी हम उस बेस को, उस आधार को मजबूत करने की बात कर रहे हैं जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अगर उस पर बहुत पहले काम किया गया होता, उसको बेहतरी से सिस्टमेटिक तरीके से लागू किया गया होता, शिक्षा नीतियां बेहतर बनाई गई होती, तो जो आज हम बात कर रहे हैं कि क्लर्क जो अंग्रेज हमें देकर चले गए शिक्षा, उस क्लर्क की चीज से हम बाहर निकलते और हिंदुस्तान की जो परंपरागत शिक्षा रही है बहुत पहले, चाहे वो गुरुकुलों में पढ़ाई की रही हो या बच्चे का जो दिमाग है उसके हिसाब से उसको सिखाने की, सीखने की परंपरा रही हो, उसको बेहतर किए जाने की जरूरत थी। लेकिन आज हम कहां खड़े हैं ये तय कर पाना बिल्कुल आसान है, क्योंकि हमारी नीतियां उतनी बेहतर नहीं रही जितनी होनी चाहिए थी। आज भी समय है, वक्त है, अगर हम समझ जाएं तो बेहतर है। नहीं तो जिस देश की जितनी शिक्षा नीति कमजोर और खराब होगी, वो देश उतना ही ज्यादा कमजोर होगा, उतना ही ज्यादा अविकसित होगा। लेकिन हमारे देश में तैयारियां चल रही हैं, नई शिक्षा नीति से बदलाव क्या आएंगे, उस बदलाव को आने में भी 15 से 20 साल लग जाएंगे। तब तक हमें शायद इंतजार करना पड़े। फिलहाल इस खास चर्चा में इतने, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।